जब 181 स्ट्रॉबेरी लिप्स और तुम्हारी नसेली बहन खुद आई थी मेरे हाथ वो सब करने। दादी जब ओम को इतना परेशान देखती है तो वो उसे जाकर कहती है अंडस्को क्या हुआ ओम, तू इतना परेशान क्यों है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। ओम दादी को देखकर अनजान बनते हुए कहता है अंडस्को दादी मैं अपने यार अर्नब को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं ये लड़का कहाँ गायब हो गया। दादी ने उसकी बात सुनकर कहा बेटा वो चाहत की तबीयत बिगड़ी हुई लग रही थी इसलिए वो तो कब का घर जा चुका है, उसे घर गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। जोर दादी की बात सुनकर ओम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो खुद से ही मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद 20 मिनट पहले उस वेटर के हाथों वो ड्रिंक भेजी थी चाहत के लिए, अगर चाहत चली गई है तो वो ड्रिंक किसने पी है। उस वेटर ने वो ड्रिंक किसे दी कहते हुए बाहर से भागता है। बार काउंटर पर हर तरफ उस वेटर को देखता है ताकि उसे उस लड़की के बारे में जान सके। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो वेटर मिल ही जाता है। वो उसके पास जाकर कुछ कहता इससे पहले ही वो वेटर उसे अपनी चमकती आंखों से देखकर बोल पड़ा अंडस्को अरे साहब आप यहाँ, आपको फिर कोई काम था क्या मुझसे, बोलिए मैं अभी कर दूंगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसका काम करने के लिए ओमकार ने उसे काफ़ी अच्छी और मोटी रकम दे रखी थी, जिस वजह से वो ओमकार का और ज़्यादा काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। ओम खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ते हुए कहता है साले एक काम तो तू कर नहीं पाया और अब क्या आगे पीछे दुम हिला रहा है, तुझे पता भी है तूने क्या किया है, तूने गलत इंसान को वो ड्रिंक पिला दी है। कहते हुए वो अपने फ़ोन पर सबकी फ़ोटो दिखाने लगा। तभी एक ग्रुप फोटो आती है जहां वो वेटर उस शराब पिलाने वाली लड़की को पहचान लेता है। सर ये वो लेफ्ट वाली लड़की, उसने ओम को दिखाते हुए कहा। ओम की नज़र उस फोटो पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसे देखकर कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि ब्लू साड़ी तो इसने भी पहनी है। ओ गुड, कहीं वो किसी मुसीबत में तो ना ही है। वो परेशान सा उस रिजट में मौजूद हर एक कमरे को चेक करने लगता है, पर उसे कहीं वो ना ही मिलती। रिसोर्ट का एक कमरा, एक लड़का के गले पर किस करते हुए उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। लड़का लड़की के गले को किस करते हुए अपने होठों को के चेहरे की तरफ मुड़ता है। वो उसके पूरे चेहरे को किस करने के बाद लड़की के होठों पर अपने होठों की रख देता है। अर्नब के ऐसे करते ही लड़की अपने आंखें बंद करके अपने हाथों को अर्नब के गले में लेपेट के अर्नब की किस को फिल करने लगी। तभी अचानक दरवाजे न ही खुलता। ओम विंडो से झांक कर खिड़की से दे ओम की नज़र बेड पर लेते लड़की की साड़ी पर जाती है। ये वही थी जिसने वो ब्लू साड़ी रखी। ओम ने झांक कर खिड़की से देखा तो दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पर इंटेंसली किस कर रहे थे, जो देखकर ओम की आंखें हीरानी से बड़ी हो गई। ओम ने उसे उस लड़के पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर जैसे तैसे उसने वो टॉपिक बदल लिया। ओम ने झांक कर खिड़की से देखा तो दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पर इंटेंसली किस कर रहे थे, जो देखकर नम गई और उसे उस लड़के पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अर्नब 2-4 लात बाद दरवाजा टिप्पे खुला और उसमें से लड़का हाथ पकड़कर उसे उस लड़की के ऊपर से हथसाहत हटाते हुए चीखते हुआ कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की यू बास्टर्ड। इतना बोलकर वो उसे पिटना शुरू कर देती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वयं कपूर का बेटा था। वो बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है अंडस्को एक्सक्यूज मी, मैं तब से देख रहा हूँ, तुम बस मुझ पर चढ़े जा रहे हो। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, आई जस्ट किस हर दैट्स इट। ओम ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा इसे आगे की कभी सोचना भी मत समझे, तुम्हें शर्म नहीं आती। ओमकार की बातों पर सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो भी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है तुम्हारी नसेली बहन खुद आई थी मेरे हाथ वो सब करने, अगर चाहता इसे आगे भी जा सकता था पर नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। ओम उसे इग्नोर करते हुए अंशी को देखता है जिस पर उस दवाई का असर होने लगा था। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकलकर अंशी को इंजेक्ट कर देता है। अंशी जिसे अजीब सा और गर्मी में से सुश हो रहा था, इंजेक्शन के असर से वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगती है। उसका कोयले के भट्ठे जैसा तब रहा सरा नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगता है। ओम अंशी को बाहर से अपनी बाहों में उठा कर ले जाता है। वही सयान उसे जाते हुए देखकर अपने होठों को छूता है जहां उसे अभी भी अंशी के होठों की तापसी महसूस हो रही थी। वो अपने होंठ को छुए हुए मुस्कुराकर कहता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नॉट बैड। वो अंशी के बारे में सोचता हुआ अपनी मीटिंग लेने के लिए चला जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया हुआ था। वही ओम अंशी को उसके कमरे में लेकर जाते हुए उसे बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। हॉस्पिटल, चीरू को करीब महसूस करते हुए कोयल की आंखें बंद हो जाती है। इससे पहले कि दोनों के होठों आपस में जुड़ पाते कि कोई आयन के वार्ड का दरवाजा खोलता है।
चीरू और कोयल को ऐसा देख उसकी आंखें हीरानी से बड़ी हो जाती है। चीरू और कोयल दरवाजा खोलने की आवाज को सुनकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों देखते हैं तो सामने आरुषि अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ी उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। तभी चीरू खुद सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। अर्नब सर ने साफ हिदायत दे रखी है कि आयान सर को सेफली यहाँ से बाहर निकलना है। अगर ये यहाँ रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आरुषि क्या आप यहाँ आयान सर से मिलने आई थी? आरुषि जो उन दोनों को देखकर सदमे में थी, वो सदमे से बाहर आते हुए कहती है, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। पर आप दोनों, उसने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा तो चीरू ने झाट में कहा, जी ये मेरी वाइफ है। चीरू की बात सुनकर दोनों ही शौक हो जाते हैं। वही चीरू को बातों ही पर्दे के पीछे या आगे एक परछाई नजर आई जैसे कोई खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा हो। चीरू जल्दी से उन दोनों को चुप रहने के लिए कहकर खुद अपना गन लोड करते हुए आगे बढ़ गया। उसने जैसे ही पर्दा उठाया और उस इंसान ने बिना कुछ कहे ही अपने हाथों में पकड़ा गन छोड़ दिए। वो गन और बाकी सारी चीजों अपने लोगों के पास ले आती है। तीनों हैरानी से देखने लगी। तभी राघव ने आते हुए कहा, व्हाट्सअप गेस मुझे मिस किए तो मैं आया। चीरू ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को तू बड़ा जल्दी नहीं आ गया? आराम से आता 1-2 महीने बाद, वेला काहे का? राघव उसे घूरते हुए कहता है, अंडस्को वेला होगा तू और तेरा बाप समझा। एक्सरसाइज नाम की भी कोई चीज होती है, तभी तो सोनी कुलिया पत्ती है। क्यों ब्यूटीफुल गर्ल्स। उसके अंदाज को देखकर दोनों मुस्कुरा दी। तभी बाहर सहयोगिता भी आ जाती है जो कि राघव के साथ आती थी। अब तुम कौन हो? ये कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या जो सब मुंह उठाकर यही चले आते हैं? चीरू ने सहयोगिता को देखकर कहा। राघव ने उसके पैर पर अपना पैर मारते हुए कहा, जोरासिक पार्क के उबले हुए आलू ये मेरी बंदी है। उसके ऐसे कहने पर चीरू ने उसे अजीब नजरों से देखा तो राघव ने बात संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब कि ये मेरे साथ आई है। चितू ने राघव को एक साइड में लेकर जाते हुए उसे देखकर घूरते हुए कहा, पर अर्नब सर ने तो मना किया था ना किसी को भी इस बारे में बताने से। फिर तेरा दिमाग खराब है जो इस लड़की को यहाँ लेकर आया है तू। राघव भी बोल पड़ा, अंडस्को मैं इसे हमारे प्लान में शामिल नहीं कर रहा। मैं बस इस बेचारी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। चीरू ने सहयोगिता को देखते हुए राघव से कहा, क्यों क्या लगती है ये तेरी? राघव ने उसे देखकर जवाब दिया, अंडस्को मेरी माँ, मामी, मौसी, बहन, दोस्त, चाची, ताई कुछ भी नहीं लगती हैं। चीरू ने उसे देखकर कहा, अंडस्को अच्छा तब तो सिर्फ 2 रिश्ते रह गया है, गर्लफ्रेंड और पत्नी का। तू बता तू क्या मानता है उसे? राघव ने उसे देखकर थोड़ा उदास होते हुए कहा, अंडस्को वही तो मसला है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, पर ये सोच रहा हूँ पहले गर्लफ्रेंड के लिए अप्रोच करूंगा, अगर मान गई तो सीधा अपने बच्चों की माँ बना दूंगा। चीरू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और वो दोनों उन तीनों लड़कियों के पास आ गए। तभी आरुषि ने कहा, अंडस्को ओके मैं तो बस इन्हें देखने आई थी, पर अभी जा रही हूँ, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। वो बाहर से जाने लगती है लेकिन अचानक उसका सर चिकरा जाता है, वो गिरने वाली होती है कि राघव और चीरू दोनों उसे संभाल लेते हैं। राघव सहयोगिता की तरफ देखकर कहता है, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तुम इनके साथ रहना ओके? सहयोगिता उसकी बात सुनकर कुछ कहती इससे पहले ही राघव बोल पड़ा, अंडस्को डोंट वरी मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, अब तुम जाओ इनके साथ। उसके इतने ज्यादा कहने पर सहयोगिता कुछ कह ही नहीं पाती और उसके साथ चल पड़ी। यहाँ दूसरी तरफ संभव भी भावना को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था। भावना का 8वां महीना चल रहा था और इसी वजह से उसका पेट काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। उसे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। संभव उसे डॉक्टर के केबिन के अंदर लेकर जाता है। आज उसका अल्ट्रासाउंड होने वाला था। डॉक्टर भावना की चेकअप के बाद एक जेल पेट पर लगाते हुए अल्ट्रासाउंड की मशीन को उसके पेट पर हल्का हल्का पुश करते हुए घुमाने लगती है। बाहर लगी स्क्रीन पर बच्चे का स्वरूप पलाश होने लगता है। 8वें महीना होने की वजह से बच्चा अब क्लियर दिखने लगा था। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर, उसका छोटा सा सर सब दिख रहा था। तभी डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहती है, अंडस्को देखिए मिस्टर एंड मिसेज चौहान, आपका बेबी ने कैसे अपने कान पर हाथ रखा हुआ है, लगता है उसे रोज अपने मम्मा पापा से बात करना पसंद है क्यों? ये सुनकर भावना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भावना डॉक्टर को देखकर कहती है, हम पापा से रोज घंटों बात करता है मेरा बेबी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा दी। वही संभव भावना को हैरत से देखने लगता है क्योंकि जैसा कि भावना ने कहा वो रोज अपने बेबी से बात किया करता था, पर भावना के सो जाने के बाद, क्योंकि वो अब भावना के करीब खुद कभी नहीं जाता था।
क्योंकि वो चाहता था भावना उसे प्यार करे और उसके को एहसास के साथ महसूस करे। पर भावना तो उसे पसंद नहीं करती थी, वो बस मजबूरी में उसे बंधी हुई थी। लेकिन प्रेगनेंसी के मूड स्विंग के चलते भावना जब भी उसके करीब आती संभव उसे कभी रोकता ना ही था, बल्कि उसका साथ देता था ताकि भावना को कोई प्रॉब्लम ना हो। वही वो भावना के इरादों से बिल्कुल अनजान था कि उसे लेकर भावना का नजरिया अब बदलने लगा था। जब 182 में वजन होकर नहीं मरना चाहता और हसीन लाशों के साथ रोमांस कर ले। अगली सुबह डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को, देखिए मिस्टर एंड मिसेज चौहान, आपका बेबी ने कैसे अपने कान पर हाथ रखा हुआ है। लगता है उसे रोज अपने मम्मा पापा से बात करना पसंद है, क्यों? ये सुनकर भावना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भावना डॉक्टर को देखकर कहती है, हम पापा से रोज घंटों बात करता है मेरा बेबी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा दी। वही संभव भावना को हैरत से देखने लगता है, क्योंकि जैसा कि भावना ने कहा वो रोज अपने बेबी से बात किया करता था, पर भावना के सो जाने के बाद, क्योंकि वो अब भावना के करीब खुद कभी नहीं जाता था, क्योंकि वो चाहता था भावना उसे प्यार करे और उसके को एहसास के साथ महसूस करे। पर भावना तो उसे पसंद नहीं करती थी, वो बस मजबूरी में उसे बंधी हुई थी। लेकिन प्रेगनेंसी के मूड स्विंग के चलते भावना जब भी उसके करीब आती संभव उसे कभी रोकता ना ही था, बल्कि उसका साथ देता था ताकि भावना को कोई प्रॉब्लम ना हो। वही वो भावना के इरादों से बिल्कुल अनजान था कि उसे लेकर भावना का नजरिया अब बदलने लगा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भावना का चेकअप अच्छे से करती है। चेकअप खत्म होने के बाद भावना बाहर आई ही थी कि वो सामने से आ रही संयोगिता और आरुषि से टकरा जाते हैं। भावना और आरुषि दोनों घबराते हुए अपने पेट पर हाथ रख लेती हैं। वही समर्थ भावना के मेडिकल रिपोर्ट को उठाते हुए कहता है, अंडरस्को मिस, क्या आपको दिखाई नहीं देता माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, अगर आपकी गलती की वजह से उसे चोट लगी तो। संयोगिता ने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी सर, वो मैंने यहाँ एक लाश देखी तो बस मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और टक कर लगी। संभव और ज्याद बात को ना खींचते हुए कहता है, इट्स ओके मिस, कोई बात नहीं, सच कहूँ तो मुझे भी इनका फोबिया है, संभव ने हंसकर कहा। उसकी सुनकर संयोगिता कुछ कहती इससे पहले ही वहाँ अचानक लाइट चली गई और लाइट के जाते ही अंधेरे की आड़ में कोई संयोगिता का हाथ पकड़कर उसे कॉरिडोर की तरफ ले जाता है। संयोगिता को उसने इतना कसकर पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी उसे छूट नहीं पाती। दोनों कॉरिडोर के पास होने से संयोगिता उस आदमी का चेहरा देख सकती। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने उसे उस घर में कैद कर रखा था, नागेश्वर महेश्वरी। नागेश्वर उसे कॉरिडोर के पास लाते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, अंडरस्को तुम भूल गई तुम यहाँ क्यों आई थी। अपना मकसद भूलकर तुम यहाँ आशिकी झाड़ने के लगी हुई हो उस मामूली से बॉडीगार्ड के साथ। भूलो मत, तुम इस दर्दनाक पिछड़े से इसलिए आज़ाद हुई हो क्योंकि यहाँ तुम उन अग्निहोत्रीज को बर्बाद करने आई हो, उनका नमो निशान मिटाने आई हो, किसी से आशिकी करने नहीं। तभी संयोगिता उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से घूरते हुए कहती है, अंडरस्को मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अब तक मैं आपका टॉर्चर सहती रही क्योंकि मुझे लगा रहा था कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन आप तो मेरे पिता तो छोड़ो, उनके पैरों को धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। आप तो बस मुझे हुक्म के इक्के की तरह इस्तेमाल करते आए हैं ताकि आपका मकसद पूरा हो सके। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपने मुझे जो कहानी सुनाई है ना वो भी आपकी तरह झूठी और खोखली है। नागेश्वर ने गुस्से से संयोगिता के बालों को कसकर भींचते हुए दांत पीसते हुए कहता है, अंडरस्को क्या बात है, 2 रात उस बॉडीगार्ड की बाहों में बीता कर तू उसकी जुबान बोलने लगी। तेरी जैसी गाय के मुंह में भी जुबान आ गई तो सुन, हम तूने सही कहा, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, पर तू मेरे लिए वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे बहुत काम की चीज है। मैंने कहा था ना कि तेरा एक भाई है, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा तेरा भाई कौन है। अब सोच ले तुझे क्या करना, मेरी बात मानकर अपने भाई के पास जाना है या हमेशा कहे तुझे एक नाजायज औलाद बनकर जीना है। कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। संयोगिता खुद में ही उलझ कर रह जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। नागेश्वर वहां से सीधा पार्किंग एरिया की तरफ आते हुए किसी को कॉल करते हुए कहता है, अंडरस्को उस गाय के मुंह में भी जुबान आ गई है और लगता है कि उसे पता चल गया था कि मैंने जो कहानी उसे भड़काने के लिए सुनाई थी वो झूठी है और ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है क्या अब वो हमारा काम करेगी? उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से स्वयं कहता है, अंडरस्को जरूर करेगी, वो भी मजबूर होकर इस उम्मीद में कि तुम उसके भाई का नाम उसे बता दो। उस जैसी लड़कियों को परिवार से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जान छिड़कती है अपने परिवार पर, इसलिए उसे ये करना ही होगा।
तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बस ये ध्यान रहे कि उसका काम सही से हो जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो सनकी पागल आदमी हमारे साथ क्या करेगा। नागेश्वर उसकी बात सुनकर कहता है अंडस्को, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अपने आदमी ऑलरेडी यहाँ तैनात किए हुए हैं। कहते हुए फोन रखकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। आयान का वार्ड। वही आयन के वार्ड में अभी कोयल, चीरू और राघव मौजूद थे। राघव ने कोयल को देखकर कहा, अब तुम क्यों हो, तुम भी जाओ ना, या उसके लिए इन्विशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। कोयल ने उसे देखकर कहा, अगर मैं चली गई तो तुम यहाँ से इसे लेकर ना ही जा सके, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। उसकी बात सुनकर राघव का मुंह बन गया। वही कोयल को आयान को एक और इंजेक्शन लगाता देखकर ये क्या कर रही हो, अभी तो सब कुछ चेक किया तुमने, फिर ये क्यों? कोयल ने उसे देखकर, जहाँ तुम ठीक हो ना, पता नहीं क्यों मुझे तुम ठीक नजर नहीं आ रहे हो, और ये इंजेक्शंस मैंने इसलिए आयान सर को दिया जिसे कुछ पलों के लिए आयन सर की बॉडी सुन पर जाएगी, उनकी हार्ट बीट रुक जाएगी और उसके अंदर हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा। राघव ने इसकी बात सुनकर अपना सर खुजाते हुआ कंफ्यूज होकर कहा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि आयान सर कुछ पल के लिए मर जाएंगे? कोयल ने हम सर हिलाते हुए कहा, अंडस्को हम बिल्कुल यही बात है, और घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका एंटीडोट है, बस समय का डर है मुझे। राघव ने उसकी बात सुनकर कहा, अंडस्को उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। चीरू ने उन दोनों को देखकर कहा, अंडस्को तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है जो आयन सर की जिंदगी के साथ ऐसा घाटिया और भादा मजाक करने की सोच रहे हो। जानते भी हो कि ये जितनी ज्यादा रिस्क की बात है, अगर हमसे थोड़ी सी चूक हुई तो हम लोगों आयन सर को खो देंगे। कोयल ने चीरू को गुस्सा होते हुए देखकर उसके पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, अंडस्को आपको मुझ पर भरोसा है ना? बाहर अनजान दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ है कि कब हमसे थोड़ी सी गलती हो और वो अपना वार कर सके, मेरा यकीन मानिए इसे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आयन सर को यहाँ से निकलने के लिए शहर में क्राइम के तहत बहुत सारे डेड बॉडी आती है जिनका मौत कैसे हुई, क्यों हुई, खूनी का कोई क्लू, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। पोस्टमार्टम किया जाता है जिसके साथ ही पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद जिसकी लाश होती है उसके घर वालों को लौटा दिया जाता है उनके अंतिम संस्कार के लिए, और हम आयान सर को इस तरीके से बाहर लेकर जा सकते हैं, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। हॉस्पिटल का मुर्दा घर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 113 नंबर के रूम में बाहर सिर्फ एक लाइट ही जल रही थी। रूम का गेट ओपन होता है। एक आदमी जिसने वर्ड बॉय की ड्रेस पहन रखी थी वो एक डेड आदमी को ट्रैचर में घसीटते हुए उस रूम के अंदर लेकर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नज़र सामने की ओर जाती है जहां ऐसे ही कई सारी लाशें ट्रीचर पर लेटी हुई थी, जिन्हें देखकर वो आदमी पूरी तरह कांपने लगा क्योंकि ये मुर्दा घर था। वो उस स्ट्रक्चर को अपने कांपते हुए हाथों से आगे की ओर घसीटते हुए गाली देते हुए कहता है, अंडस्को उन दोनों तोता मैना को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस चीरू की चेरी के हम में हम मिलाकर गलती कर दी और उसने तो मुझे ही फंसा दिया यहाँ इन लाशे के बीच, और खुद उस चीरू के हाथ रोमांस कर रही होगी। वो डरते हुए चारों तरफ देखते हुए कहता है, ऊपर से इन सारे लाशे को देखकर मेरी तो फट रही है, आगे से मैं ये बलि के बकरे वाला कोई रोल नहीं करूंगा। ये आयान सर तो पहले से ही लाश बने हुए हैं, मगर कम से कम जिंदा तो है, मगर बाकी सब तो लाश है। ऊपर से उस चीरू की चेरी में मुझे आयान सर के साथ यही रहने के लिए कहा है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपि सदीलो को उजागर। वो डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आयान के स्ट्रक्चर को एक जगह रख देता है और पीछे मुड़कर जाने ही लगता है कि उसकी नज़र आयन की पास वाली स्ट्रक्चर पर जाती है जहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे से कपड़ा हट गया था। राघव जो वहां से जा रहा था उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है जिसकी आंखें खुली हुई थी। सैयद मरने के बाद उसकी आंखें किसी ने बंद नहीं की। राघव उसे इस तरह देखकर अपनी लार निगलते हुए बाहा से जाने लगा कि इतने में उस लाश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके ऐसे करने से राघव की मानो जान ही निकल गई हो। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस लड़की की आंखें अब भी खुली थी, वो ऊपर की तरफ देख रही थी। राघव अब ऐसे कांपने लगा जैसे उसे करंट लग रहा हो। वो जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अंडस्को कहीं ये जिंदा तो नहीं हो गई। फिर वो उसे बिना देखे ही कहता है, अंडस्को दीदी मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, मुझे इतनी जल्दी आपके साथ नहीं जाना, आप जी भर अपनी भूतिया लाइफ एंजॉय करें, बस मुझे जाने दो प्लीज। वो ये कह ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा तो उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हुए कहता है, हेलो उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से चीरू बोला, अंडस्को आवे तुझे क्या हुआ, तू तो बड़ा छोटा भीम बन कर गया था, अब तेरी हालत ये औगी डे से कैसे हो गई, और तेरी आवाज को क्या हुआ?
राघव ने उसकी बात सुनकर लगभग रोते हुए कहा, अंडस्को भाई मुझे बचा ले। लगता है ये मरी हुई दीदी फिर से जिंदा हो गई है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब छोड़ नहीं रही, कहीं आज मेरी जवानी का आखिरी दिन ना हो। मैं वजन होकर नहीं मरना चाहता। चीरू ने उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने राघव को चिढ़ाते हुए कहा, तो हसीन लाशों के साथ रोमांस कर ले, फिर क्या उसके बाद मर जाइयो। वही कोयल ने उसकी बात सुनी तो हल्के गुस्से से उसे मारते हुए कहा, अंडस्को राघव घबराओ मत, वो लाश है, कोई जिंदा नहीं हुई है। उस लाश की बॉडी धीरे धीरे अकड़ना शुरू हो गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। डोंट वरी, तुम ऐसा करो, उसकी हाथों की मुट्ठियां खोलने की कोशिश करो। मैं डीन से साइन लेकर आती हूँ ताकि हम आयान को बाहर निकल सके। जैसा कि कोयल ने कहा था। राघव ने डरते हुए धीरे धीरे कोशिश की तो सच में उसका हाथ छूट गया। पर अचानक दरवाजा खुला और बाहर लोग कुछ आए, जिन्हें देखकर राघव घबरा गया। वो लोग हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड बॉय थे। उन्होंने राघव को देखा तो सकभरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अंडस्को तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। राघव को समझ नहीं आता कि वो कहे, इसलिए उसने कहा, मैं भी यहाँ का वार्ड बॉय ही हूँ। मुझे डॉक्टर मैडम ने कहा कि जिन लोगों के घर वाले आ चुके हैं लिस्ट के हिसाब से उन लाशों को ले जाने के लिए, वो लोग भी इसी के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किया। पर उन वर्ड बॉय में से एक वर्ड बॉय राघव को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि वो बार बार सबके चेहरे का कपड़ा उठाकर उनका चेहरा देख रहा था, जबकि हर लाश पर एक नंबर टैग था, जिस टैग को देखकर उन्हें लाश को लेकर जाना था। राघव आयान की ट्रैचर को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि 30 मिनट पूरे होने में सिर्फ 10 मिनट का समय था। वो उस पहले वाले वर्ड बॉय के साथ आयान को लेकर जाने लगा तो उस दूसरे वर्ड बॉय ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को रुको। उसके कहने पर आयान की आंखें बंद हो जाती है, जैसे वो पकड़ा गया हो। वो वर्ड बॉय उसके पास आकर उसे कहता है, अंडस्को ये इस लाश का नंबर 215 है ना, दिखाओ मुझे। राघव ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अंडस्को देख ले भाई, ये 215 ना ही 216 नंबर का लाश है। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर वो आदमी सोच में पड़ जाता है और खुद से ही कहता है, अंडस्को ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था, इस आदमी ने 215 नंबर की लाश को उठाया था। उसे इस तरह सोच में गुम देखकर राघव डेविल स्माइल के साथ खुद से मन में कहता है, अंडस्को मोटे गैंडे सुअर हिप्पो काले सांड कहीं के दिखा दिया न तुझे बाबा जी का ठुल्लू। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से आयान सर को लेकर चला जाएगा और मैं ऐसा होने दूंगा? कभी नहीं। तेरे नाक नीचे से मैंने आयान सर का नंबर बदल कर 215 से 216 कर दिया, और थैंक्स टू लाश वाली दीदी। खींचातानी में मैंने गलती से उनका टैग चेंज कर दिया था। राघव उस आदमी को देखकर कहता है, अंडस्को वैसे मुझे लगाता है मैंने सुना था वो सही था। उस वार्ड बॉय ने उसे देखते हुए कहता है, अंडस्को और क्या सुना था तूने? राघव ने उसकी के जाल में उसे फंसाते हुए उसे घूर कर कहा, अंडस्को यही कि कुछ लोगों यहाँ लाशें के विज्ञान की चोरी छिपे डीलिंग कर रहे हैं, कहीं तुम उन्हीं लोगों में से एक तो नहीं। वो आदमी जो कि आयान को मारने आए लोगों में से एक था, वो राघव की बात सुनकर घबरा गया, पर उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, अंडस्को ये बात तो मैं तेरे को भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों से पहले तो तू यहाँ था, इसका मतलब तू खुद की गलती को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब तू क्या मैं सबको बताऊंगा कि अर्गन्स की चोरी तू कर रहा है? अब राघव को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि वो खुद के बिछाए हुए जाल में अब खुद ही फंस चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करता, वहाँ एक सरदार और चिरू की चेरी मतलब कोयल आ गई। कोयल उस सरदार से झगड़ा करते हुए कहती है, अंडस्को तुसी मेरी गल तो सुनो, सारे बॉयज गए हैं तोड़े पुत्तर दी लाश लाने नू। वही वो सरदार रोए हुआ कहता है, अंडस्को इस हॉस्पिटल के लोगों भरोसा ना है जी, और ना सारे बूढ़े हड्डियों में जान, मेनू बस जल्द से जल्द मेरा पुत्तर चाहिदा। दोनों झगड़ा करते हुए जब मुर्दा घर में आए तो उन दोनों को देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कोयल के साथ एक आदमी फूल सरदार वाले गेट अप में था, हाथों में कड़ा, सर पर पग और चेहरे पर बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ के साथ खड़ा था। वही उस आदमी की नज़र जब राघव पर पड़ी तो वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए आंख मार देता है। वही राघव उस हुलिये के पीछे छिपे ईशान को पहचाते हुआ मुस्कुरा दिया। वो सरदार रोते हुए आकार आयान की लाश पर सर रख कर कहता है, बेटा तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? हाय ऊपर वाले, हाय मेरे बेटे को क्यों ले गया? अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन थे, अभी तो मेरी शादी मतलब तेरी शादी भी करनी थी। हाय मेरा बच्चा। उस सरदार को देखकर राघव ने मुंह बनाते हुए कोयल से धीरे से कहता है, अंडस्को एक इतना एक्टिंग कर रहे हैं, अब सिर्फ 10 मिनट रह गया है, रोको इन्हें। कोयल कुछ कहती इससे पहले ही वो दूसरा वार्ड बॉय कहता है, अंडस्को 1 मिनट, तुम तो पंजाबी हो ना, फिर हिंदी क्यों?
कोयल उसे घूरते हुए कहती है, अंडस्को तुम अपने काम से काम रखो, जवान बेटा खोया है, उन्होंने अब क्या लैंग्वेज देखेंगे अपना दर्द बयां करने के लिए, इडियट। कोयल की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। वही कोयल उस सरदार को देखकर गुस्से भरी आवाज में कहती है, और आप चलिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इन्हें छोड़ा जाएगा। वो सरदार खुद आयान की ट्रैक्टर को बाहर लेकर जाता है। उस आदमी को अब भी शक था, इसलिए वो उन लोगों के पीछे आने लगा तो कोयल ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को तुम कहाँ जा रहे हो? सुधीर वडबायक के साथ मिलकर बाकियों को लेकर आओ। ना चाहते हुए भी उसे कोयल की बात माननी पड़ती है। वही वो तीनों बाहर आते हैं तो कोयल कहती है, सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी कीजिए। वो सरदार किसी को कुछ मैसेज करता है, जिसके बाद कोयल, राघव और वो सरदार हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर निकलते हैं, जहां एक काले रंग की बड़ी लग्जरियस कार उन लोगों का इंतजार कर रही थी। तीनों आयान को लेकर आ जाते हैं तो चिरू जो ड्राइविंग सीट पर था वो एक बटन प्रेस करता है, जिससे सीट बेड फ्रोम में ट्रांसफर हो जाती है। वो सरदार आयान को लेकर अंदर बैठे हुए उसका सर अपने गोद में रख लेता है, जिसके साथ राघव और कोयल भी बैठ जाते हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कार के अंदर राघव पीछे मुड़कर उस सरदार को देखते हुए कहता है, अंडस्को जो भी कहो आदि सर अपने कमाल कर दिया। मैं तो वहां आपको देखकर शोक में चला गया था। तुम लोगों को नहीं लगा था वो वर्ड बॉय कुछ घोटाला था? आदि ने अपनी दाढ़ी उतारते हुए कहा, क्या करता, मेरे चिरू ने मुझे याद किया तो मुझे पार्टी के बीच में से आना पड़ा। और जहां तक रही उसकी बात, तो वो उन लोगों में से एक था जो आयन को मारने आया था। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखते हैं। वही कोयल ने अपने पास से वो एंटीडोट निकलकर आयान की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जिसे देखकर सब थोड़े राहत की सांस लेते हैं और गाड़ी आदि की विला की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद जब सब लोग घर आते हैं तो राघव, आदि और चिरू मिलकर उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। उसे जल्दी से लेकर एक रूम के बेड पर लिटा देते हैं। आदि ने कोयल को देखकर कहा, अंडस्को क्यों चिरू की कोयल, मेरे दोस्त को कब होश आएगा? ये अब तक उठा क्यों नहीं? आदि की बात सुन कोयल पहले तो शर्मा जाती है, पर फिर आदि को देखते हुए कहती है, अंडस्को सर, आयान सर को थोड़े ही देर में होश आ जाएगा। एंटीडोट को बॉडी में रिएक्ट करने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने इतना ही कहा था कि राघव अचानक बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर आदि परेशान होते हुए कहता है, अंडस्को इसे क्या हुआ, ये क्यों बेहोश हो गया? चिरू और कोयल हंसते हुए कहते हैं, अंडस्को डोंट वरी सर, लाशों के साथ रहकर इसे शादमा लग गया है, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। चिरू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उन दोनों को देखकर कहता है, तुम लोग बैठो, मैं इन दोनों के लिए सूप और तुम दोनों के लिए काफी लेकर आता हूँ। आदि वहां से चला जाता है तो कोयल आगे बढ़कर चिरू के गले में बाहें डालते हुए कहती है, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। पता मैं भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, अर्नव सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं अगर उनकी इतनी छोटी सी मदद नहीं कर पाती तो मुझे खुद से नफरत होती, बट अपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे सपोर्ट भी, आपके साथ राघव को भी थैंक्स बोल दूंगी। चिरू कोयल को देखते हुए उसका हाथ अपने गले से एक झट में हटा देता है। उसके ऐसा करने पर कोयल को उसका ये बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसे हैरत से देखने लगी। जब 183 तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेबी डॉल? आदि परेशान होते हुए कहता है, अंडस्को इसे क्या हुआ, ये क्यों बेहोश हो गया? चिरू और कोयल हंसते हुए कहते हैं, अंडस्को डोंट वरी सर, लाशों के साथ रहकर इसे शादमा लग गया है, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। चिरू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उन दोनों को देखकर कहता है, तुम लोग बैठो, मैं इन दोनों के लिए सूप और तुम दोनों के लिए काफी लेकर आता हूँ। आदि वहां से चला जाता है तो कोयल आगे बढ़कर चिरू के गले में बाहें डालते हुए कहती है, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। पता मैं भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, अर्नव सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं अगर उनकी इतनी छोटी सी मदद नहीं कर पाती तो मुझे खुद से नफरत होती, बट अपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे सपोर्ट भी, आपके साथ राघव को भी थैंक्स बोल दूंगी। चिरू कोयल को देखते हुए उसका हाथ अपने गले से एक झट में हटा देता है। उसके ऐसा करने पर कोयल को उसका ये बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसे हैरत से देखने लगी तो चिरू ने उसे देखकर कहा, अंडस्को अगर थैंक्स कहना ही है तो थोड़ा दूर रहकर भी तो कह सकती हो ना, उसके लिए पास आने की क्या जरूरत है? कोयल ने उसे देखकर कहा, अंडस्को हम ये बात भी सही है, मैं जानती हूँ ये आदि सर का घर है, इसलिए आप ऐसे कह रहे हो ना। चिरू कुछ कहता इससे पहले ही आदि ने बाहर आते हुए कहा, अंडस्को ये लो लव बर्ड्स तुम दोनों की कफी, अरे ये राघव को कोई उठाओ भाई। कहते हुए उसे हिला कर कहता है, ये राघव उठना, पर राघव नहीं उठता, इसलिए चिरू पास के टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर उसी पर उधेलते हुए देता है। बेचारा राघव हड़बड़ा कर उठ जाता है।
उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगाता है। वो उठकर चिरू की ओर बढ़ता है जो उसे तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता आदि ने उसे रोकते हुए कहा अंडस्को, अरे रुक जा यार, गुस्सा थूक दे। राघव ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को, किस पर थूकूं, इस चिरू पर या इसकी चेरी पर? आदि ने उसे देखकर अपना सर पीटते हुए कहता है, यार ये तो बस एक मुहावरा था, तू बातों का बतंगड़ बना। आदि के रोकने की वजह से राघव बस घूरता ही रहा। तभी आदि ने कोयल को देखते हुए कहा अंडस्को, कोयल 7 मिनट हो चुके हैं, जरा चेक करो। कोयल आयन के पास जाकर उसको अच्छे से चेक करने लगती है। अग्निहोत्री मैंशन में अर्नब का कमरा। सुबह के 10 बज चुके थे लेकिन अर्नब और चाहत दोनों इस वक्त एक दूसरे से चिपके सो रहे थे। चाहत अर्नब के सीने में अपना चेहरा छुपाए किसी बच्चे की तरह अर्नब से चिपक के सो रही थी। अर्नब भी चाहत को हक किए चैन की नींद सो रहा था। दोनों एक दूसरे को हक किए सारी दुनिया से बेफिक्र चैन से सो रहे थे। करीब 10:30 बजे अर्नब की नींद टूटी जब को देखता है जो अब भी सो रही थी। वो चाहत को देखते ही अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले ही चाहत ने उसे कल रात की इतना ही परेशान किया हो, पर जो पल उन दोनों ने साथ जिया वो इन सबसे बढ़कर था। अर्नब ने झुक के चाहते के होठों को लाइट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। इतना बोल के अर्नब चाहत को हक करके लेट गया और चाहत को देखने लगा। चाहत के सोते हुए उसके मासूम चेहरे को देखकर उसे चाहत पर जी भर के प्यार आ रहा था। उसका दिल के बार फिर से चाहत को अपनी बाहों में भर के उसे प्यार करने का कर रहा था। हो क्यों ना इन 3 महीने में सिर्फ इन लोगों ने सब देखने के साथ एक दूसरे से दूरी भी तो बर्दाश्त की थी। अर्नब सिर्फ उसे प्यार से निहारता रहा। वो चाह कर भी उसके करीब ना ही जा पा रहा था क्योंकि जितना परेशान चाहत उसे नशे की हालत में किया था उसे कोई ज्यादा अर्नब ने उसे प्यार करते वक्त किया था। बस इसलिए वो चाहत की नींद खराब नहीं करना चाहता था। चाहत की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो अपना मन मार के प्यार करने जगह बस एक किस से कम चलाते। बस चाहत को अपनी बाहों में भर के उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए उसके होठों पर हल्के हल्के किस करने लगा ताकि चाहत की नींद ना टूटे। अर्नब के हल्के हल्के किस करने पर चाहता थोड़ी देर में कसमसाए और धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने अर्नब का खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है जो आंखें बंद किए हल्के हल्के उसके होठों पर अपने होठों से लाइट किस कर रहा था। अर्नब को ऐसे किस करते देख और कल रात की सारी बातों को याद कर निशा का चेहरा एकदम से लाल पड़ने लगा था। कल जो उसने किया और से कहा उससे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। सुबह सुबह शराब की वजह से चाहत को जो हैंगओवर हो रहा था वो अर्नब के इस तरह करीब आने से पूरी तरह गायब हो जाता है। इन सारी चीज़ों को याद करने के बाद इतना तो चाहत जानती थी कि अर्नब उसके सामने सवालों की बरसात कर देगा। अब उसे घबराहट हो रही थी कि वो अर्नब के सवालों का क्या और कैसे जवाब दे। अर्नब जो चाहत बड़े प्यार से हल्के हल्के किस कर रहा था, जब उसे ये महसूस हुआ कि चाहत जाग चुकी है वो अपनी नज़रें उठा के एक स्माइल के साथ चाहत को देखता है जो उसे ही देख रही थी मगर दे से यहाँ होकर भी नहीं थी। चाहत को यूं किसी सोच में इस तरह गुम देखकर अर्नब स्माइल करते हुए चाहत के होठों पर वापस किस करके बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। चाहत जो अपनी ही सोच में गुम थी अचानक अर्नब के ऐसे करने पर वो अपनी सोच से बाहर आकर नजर उठा के जैसे ही अर्नब को देखती है अंडस्को गुड मॉर्निंग कहते हुए उसका चेहरा वापस से लाल पड़ जाता है क्योंकि अर्नब उसे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए देख रहा था जिसकी नज़र में चाहत के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इज्जत और सम्मान थी। चाहत अर्नब की आंखें में देखती है अपनी तरफ स्माइल करते देख अपनी नज़रें नीचे करते हुए धीरे से बोली, मो मॉर्निंग। इतना बोल के चाहत चुप हो गई। उसे इस वक्त अर्नब से बहुत शर्म आ रही थी। अर्नब चाहत को हकलाते देख समझ रहा था कि उसे शर्म आ रही। वो चाहत को थोड़ा और ज़्यादा परेशान करते हुए उसके करीब करीब खिसकते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से बोला, कल रात नींद अच्छी आई। अर्नब को कल रात की बात करते सुन चाहत कर क्या ही कहती, इसलिए बस अपना सर नीचे झुकाए हुए ही अपना सर हाँ में हिला देती है। चाहत अब खुद को एक ब्लैंकेट में अच्छे से कवर करते हुए बाथरूम की तरह जाने लगी तो वो बस कदम कदम ही चली ही थी कि उसकी एक दर्द भरी यहाँ निकल गई। क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? देखिए अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे, अर्नब ने बोला। क्या तुम्हें अब भी पेन हो रहा है? चाहत ने जल्दी से अर्नब का हाथ की डॉक्टर वाली बात सुन जल्दी से बोली, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। अर्नब ने चाहत के एकदम हाथ पकड़कर से ऐसे बोलने पर उसे देखने लगा और वापस उसे कहता है, अंडस्को क्यों तुम भला डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकती? जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है, सच सच बताना जा रहा मैं भी तो सुनूं कि तुमने क्या खिचड़ी अपने दिमाग में पक्का रखी है। अर्नब की बात सुन चाहत इस बार सर झुका के धीरे से बोली, वो मुझे शर्म आएगी डॉक्टर से, ऐसी बात उनसे कैसे पूछूंगी? शर्म? वो क्यों? कंफ्यूज होते हुए पूछता है। क्यों क्या डॉक्टर जब मुझे पूछेंगे कि मुझे क्या हुआ है तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी?
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, चाहत ने वापस बोली। बात सुन पहले कुछ देर चुप रहा, फिर एकदम से हंसते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम सच में पागल हो। तुम ऐसी पहली पेशेंट नहीं होगी उस डॉक्टर के लिए, उसके पास ऐसे बहुत से केस आते होंगे। और बे से भी ये मेरी कॉलेज फ्रेंड से बंगी माहिर सेहेगल। वो खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तुम्हें उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई नया कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये मेरी पहली कहानी कुछ रंग मोहब्बत के की फीमेल लीड कैरेक्टर है। वो कुछ भी हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहत मुंह बना के बोली। 10 बज गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अगर दादी और दादाजी, निशादी, आयु, आदि, सामर्थ भैया क्या सोच रही होंगी? बाकी सब ब्रेकफास्ट के लिए आ गए होंगे। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। आपको क्या है, आपको कोई कुछ थोड़ी बोलेगा, आप तो अपना एटीट्यूड दिखाकर चले जाएंगे। मगर एम्बेरस तो मुझे ही होना होगा ना। चाहत बेड से धीरे धीरे खड़ी होते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर कहा। अर्नब ने चाहत की बात सुनकर ना में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि सब मुझसे इतना ज्यादा डरते हैं, जैसे मैं उन्हें खा जाऊंगा। अब इसमें मेरी क्या ही गलती है जो यूं मुझे सुना रही है? कहते हुए वो सो जाता है। फोन की आवाज सुन टेबल पर रखा अपना फोन उठा के देखता है तो चिरू का कॉल था। अर्नब कॉल आंसर करते हुए नींद में ही बोला, हम। चिरू, क्या हुआ? दूसरी तरफ चिरू ने परेशान होते हुए अपने बॉस की अलसाए आवाज सुन के बोला, बॉस वो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। अर्नब इसकी हकलाई हुई आवाज सुनकर कहता है, अंडस को क्या हुआ है चिरू, साफ साफ बताओ। चिरू ने परेशान होते हुए कहा, अंडस को सर, आयान सर पर एंटीडोट का की असर नहीं रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आयान सर को कुछ। उसकी बात सुनकर अर्नब ने उसे डांटते हुए कहा, अंडस को चुप रहो। वो कमीना बड़ी मोटी चमड़ी है, कुछ नहीं होगा उसे। हम कुछ होने हो ना ही देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं बस में आ रहा हूँ। कहते हुए खुद बेड से उठकर एक टॉवल लपेटते हुए सीधा बाथरूम में घुस जाता है। चाहत ने वॉश बेसिन के पास बैठकर ब्रश कर रही थी। उसे यूं घुसता हुआ देखकर कहती है, अंडस को ये क्या बदतमीजी है? निकलिए, क्योंकि मैं पहले आई थी इसलिए मुझे पहले नहाना है। अर्नब ने उसे देखकर कहा, अंडस को, हम पर लड़कियों को हर काम में टाइम लगता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे कहीं जाना है। चाहत ने अपना मुंह धोते हुए कहा, अंडस को, अच्छा तो मैं क्या गप्पे लड़ाने वाली थी? मुझे भी तो नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट रेडी करना है। वेडिंग सीजन शुरू हो गया है और एक क्लाइंट से मिलने भी जाना है। अर्नब ने उसे देखकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, हम दोनों साथ सवार ले लेते हैं। इसे 2 फायदे होंगे, हम दोनों ही जल्दी नहाकर जा सकते हैं और दूसरा थोड़ी मीठी सी मोरिंग हो जाएगी जब आप हमरा साथ देंगी। और बे से भी कहते हैं याद ताज़ा करना जरूरी है, और तुम तो नशे में थी, तुम्हें कहाँ कुछ याद होगा। चलो आओ दोनों मिलकर उस खूबसूरत रात की यादें ताज़ा करते हैं। ये कहते हुए अर्नब चाहत के करीब आगे आगे बढ़ने लगा। चाहत पीछे पीछे जाते हुए दीवार से चिपक जाती है और गुस्से से घुरकर कहती है, अंडस को देखो, गलती से भी मेरे पास मत आना वरना हाथ तोड़ दूंगी मैं आपके। दादी के पास जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अर्नब ने मुस्कुराकर आगे आगे उसके करीब आते हुए कहा, अंडस को क्या कहा तुमने? मेरा हाथ तोड़ोगी? खुद का हाथ तो 1.5 किलो भी नहीं है और मेरे 2.5 किलो के हाथों को तोड़ने चली हो? फिर वो सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा है, अंडस को, और हम क्या कहा था? दादी को बताओगी कि मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ? हमारे बेडरूम सीक्रेट्स बताओ। छी छी, चाहत तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अर्नब की बात सुनकर चाहत को कल रात की बातें याद आने लगती हैं। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। वो अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे अर्नब की मदहोशी से भरी आवाज सुनाई देती है, अंडस को, बताओ ना, क्या क्या बताओगी? और कैसे बताओगी कि जो अर्नब पूरे दुनिया वालों के लिए इतना खतरनाक और बेदर्दिशान है। बिल्कुल उससे परे वो अपनी बीबी सा की मोहब्बत में दीवाना है। अर्नब दीवार पर अपने दोनों हाथ को रखते हुए चाहत की आंखें में देखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर चाहत उसकी आंखें में देखने लगती है, जो कि उसे ही अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अर्नब धीरे धीरे चाहत को दीवार पर पुश कर सताते हुए किस करने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक चाहत उसके मुंह पर वॉशबेसिन का पानी डालते हुए बहा से 9-2-11 हो जाती है। अचानक वॉशबेसिन का पानी अर्नब के मुंह पर पड़ने से अर्नब आंखें बंद हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर चाहत बहा से भाग जाती है। जब अर्नब अपनी आंखें खोलकर दिखता है तो बहा चाहत नहीं होती। अर्नब दरवाजे को घूरते हुए कहता है, मैं तो खुद इसे अपनी बातों में फंसाना चाहता था, पर ये तो उल्टा मुझे ही फंसा कर चली गई। अर्नब अब खुद सवार के नीचे खड़ा भीग रहा था, क्योंकि उसे आयान की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। क्योंकि आयान के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, इन तीनों सवालों के जवाब भी सिर्फ वही दे सकता था अपने होश में आने के बाद।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जगह काफ़ी पुरानी और सुनसान थी। वहाँ कोई ज़्यादा आता और जाता नहीं था और यही वजह थी। ना वहाँ किसी से पूछ सकते थे और न सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था, जिस वजह से कुछ खास डिटेल्स नहीं मिल पाती। जहाँ तक रही आरुषि की बात है, वो अपने लिए एक रेंटेड हाउस की तलाश में वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ आई हुई थी। वहाँ से लौटते हुए एक लड़का अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल एडमिट और कर दिया है। ये सब सोचते हुए अर्नब अपने बाथरूम से बाहर निकला कार और चाहत को ढूंढने लगा। वो उसे ढूंढते लगा। वो चाहत को नजर ने अब तक ध्यान नहीं दिया कि वो किचन में आ गया है। चाहत गैस पर रखी हुई सब्जी में चमचा चला रही थी और आटा गूंथ रही थी। उसने अपने कमर पर अर्नब का हाथ महसूस किया। अर्नब ने अपना एक हाथ चाहत से के हाथ पर रखा और दूसरा हाथ उसके पेट पर रख दिया। दोनों ही उस चमचे को चला रहे थे। उसने चाहत के बालों में चेहरे को छुपाते हुए कहा, अंडस को मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना। चाहत ने उसकी हरकत पर उसे एक नज़र घूरकर देखते हुए कहा, ठीक है, अब हटिए, कोई आ गया तो क्या सोचेगा, छोड़िए मुझे। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, अंडस को हम तो आने दो, मैं कौन सा पड़ोस की बीबी को छेड़ रहा हूँ जो मुझे कोई कुछ कहेगा, बल्कि सब बहुत खुश होंगे ये जानकर कि एक एंजल आने वाली है। क्या? दोनों ने मुड़कर देखा तो उन दोनों के पीछे दादी खड़ी हुई थी। दादी को देखकर दोनों घबराहट में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दादी चाहत के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहती है, अंडस को क्या अर्नब सच कह रहा है? क्या तू सच? कहते हुए उसे आस भरी नजरों से दिखती लगती हैं। उनकी बात सुनकर चाहत को ऐसा लग रहा था मानो वो अभी कुकर उठाकर अर्नब के सर पर मार दे, क्योंकि दादी जिस उम्मीद से चाहत को देख रही थी, उनकी वो उम्मीद तोड़ते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहत मायूस होकर कहती है, वो दादी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये तो बस मजाक कर रहे थे। उसकी बात सुनकर दादी आग बबूला हो जाती है और अर्नब को कुर्सी से पीटते हुए कहती है, अंडस को क्यों नालायक, तुझे उस उम्र में अप्रैल फूल बनाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अर्नब उनसे बचते हुए सीधा एक छलांग लगाकर किचन से बाहर निकल जाता है। तभी इनकी नज़र आयु पर जाती है जो सर पकड़कर बैठा हुआ था और समर्थ उसे संभाल रहा था। अर्नब को कुछ गड़बड़ तो लगती है, पर इस वक्त आयन को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा तो दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस को रुको, कहाँ जा रहे हो, आज तो ऑफिस की छुट्टी है। अर्नब ने आज तक दादाजी से कभी झूठ नहीं बोला था, पर आज उसे बोलना पड़ रहा था। उसने दादाजी को देखकर कहा, अंडस को, वो दादाजी, मेरे एक दोस्त को बेटा हुआ है, तो बस उसे ही देखने जा रहा था, जल्दी आ जाऊंगा। कहते हुए वो बिना दादाजी का जवाब सुने ही वहाँ से निकल जाता है। उसे इस तरह हड़बड़ी में जाते हुए देखकर समर्थ सोचता है, अंडस को, ये अर्नब का ऐसा कौन सा दोस्त पैदा हो गया जिसे मैं नहीं जानता। पक्का इसने दादाजी से झूठ बोला है, पर क्यों? मुझे जाकर देखना होगा। समर्थ एक नज़र अखबार पढ़ रहे दादाजी को देखता है, पर जैसे ही उसकी नज़र दादाजी से मिलती है वो अपनी नज़रें चुरा लेता है। दादाजी अखबार के पन्ने पलटते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी भी किसी दोस्त को बेटी हुई है क्या? समर्थ ने झट से उनसे कहा, अंडस को, हम दादाजी, बेटी तो नहीं हुई, पर अभी याद आया कि अर्नब का वो दोस्त मेरा भी दोस्त है, इसलिए जरा मैं भी मिलकर आता हूँ। कहते हुए वो भी भाग जाता है। दादाजी उन दोनों को देखकर कहते हैं, यहाँ सबकी सब नौटंकी है। समर्थ भागते हुए जाता है और अर्नब की गाड़ी में बैठ जाता है, जिसे देखकर अर्नब मुस्कुरा देता है। समर्थ ने उसे कहा, अंडस को, तेरा दिमाग खराब है, हंस क्यों रहा है? अर्नब ने ड्राइव करते हुए कहा, अंडस को, क्योंकि मुझे पता था कि तू आएगा। समर्थ ने उसे देखकर कहा, अंडस को, अगर इतना पता है तुझे तो मुझसे छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं सब कुछ? अर्नब ने उसे देखकर कहा, अंडस को, अभी उसका वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द आयन के पास जाना होगा। आयन का नाम सुनकर समर्थ हैरत से कहता है, अंडस को, आयन, उसे क्या हुआ? उसकी बात सुनकर अर्नब का गला जरा भर आया। उसने उसे देखते हुए कहा, जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है वो। ये सब सुनकर समर्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब 184 सीपीआर किस दिल और मोनी बेशर्मी और स्वयं कपूर का अरेस्ट होना। समर्थ एक नज़र अखबार पढ़ रहे दादाजी को देखता है, पर जैसे ही उसकी नज़र दादाजी से मिलती है वो अपनी नज़रें चुरा लेता है। दादाजी अखबार के पन्ने पलटते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी भी किसी दोस्त को बेटी हुई है क्या? समर्थ ने झट से उनसे कहा, अंडस को, हम दादाजी, बेटी तो नहीं हुई, पर अभी याद आया कि अर्नब का वो दोस्त मेरा भी दोस्त है, इसलिए जरा मैं भी मिलकर आता हूँ। कहते हुए वो भी भाग जाता है। दादाजी उन दोनों को देखकर कहते हैं, यहाँ सबकी सब नौटंकी है। समर्थ भागते हुए जाता है और अर्नब की गाड़ी में बैठ जाता है, जिसे देखकर अर्नब मुस्कुरा देता है। समर्थ ने उसे कहा, अंडस को, तेरा दिमाग खराब है, हंस क्यों रहा है?
अर्नब ने ड्राइव करते हुए कहा, अंडस्को क्योंकि मुझे पता था कि तू आएगा। समर्थ ने उसे देखकर कहा, अंडस्को अगर इतना पता है तुझे तो मुझसे छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं सब कुछ। अर्नब ने उसे देखकर कहा, अंडस्को अभी उसका वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द आयान के पास जाना होगा। आयन का नाम सुनकर समर्थ हैरत से कहता है, अंडस्को आयन उसे क्या हुआ? उसकी बात सुनकर अर्नब का गला जरा भर आया। उसने उसे देखते हुए कहा, जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है वो। ये सब सुनकर समर्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदि का विला पर इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी आयान कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। ये देखकर आदि, चीरू, राघव, कोयल को उसके लिए घबराहट होने लगी। दोनों वहां आते तो देखा कि आयान को होश नहीं आया था और चीरू गुस्से में कोयल पर चिल्लाते जा रहा था, जिसे आदि रोकने की कोशिश कर रहा था। चीरू गुस्से से कहता है, अंडस्को नहीं सर, गलती इस लड़की की है। मैंने उसे कहा था आयान सर के साथ ऐसा ना करने के लिए, पर इसने मेरी एक ना ही सुनी। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, अगर आयान सर को होश नहीं आया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। उसने इतना ही कहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगाता है जो कि अर्नब ने उसे मारा था। अर्नब उसे गुस्से से देखकर कहता है, अंडस्को बहुत हिम्मत आ गई है, तुम में एक लड़की का गला दबाओगे? तुम जितना परेशान तुम हो उसे कई ज्यादा हम परेशान हैं, फिर भी सब डील कर रहे हैं ना। दाढ़ी की सिखाई हुई बात भूल गए तुम, एकता में ही बल है और जो उसमें विश्वास ना करे वो सबसे ज्यादा दुर्बल है। आइंदा से तुम्हें ऐसी और उतनी ऊंची आवाज में कोयल से बात करते देखा तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी, समझे? अर्नब ने फिर कोयल को देखकर कहा, अंडस्को और तुम क्या तब से आंसू बहा रही हो? पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? इतना याद रखो कोयल, अगर दुनिया बेशर्म है ना तो तुम्हें उसे भी ज्यादा बेशर्म बनना होगा, ताकि उसी दुनिया को अपनी करतूत पर शर्म आए, जिसके बाद तुम नजरें झुकाकर नहीं बल्कि नजरें उठाकर चल सको, ताकि तुम पर उठवाली नजरें खुद ब खुद झुक जाए। कोयल ने अपने आंसू पूछते हुए हम कहा तो अर्नब ने अपने कदम आयान की तरफ बढ़ा देता है। अर्नब आयान के पास आकर उसे सीधा लेटा कर उसके दिल को अपने हाथों से जोर जोर से दबाने लगा। काफी कोशिशों के बाद एकदम से जाकर आयान के हार्ट ने दोबारा से काम करना शुरू किया। जैसे ही आयन होश में आया, इसने अपनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबको अपने पास पाया। आयान को होश आता देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। अर्नब झुककर उसे गले से लगाते हुए कहता है, थैंक गॉड नौटंकी, तुझे होश आ गया। क्या कर रहा था तू? सो सोकर बोर नहीं हो गया? अब उठ और कुछ बोलना, मेरे कान तरस गए हैं तेरी बकवास सुनने के लिए। समर्थ और आदि भी अन दोनों के गले लग जाए है तो आयान, चीरू और कोयल राघव को भी मुस्कुरा कर अपने पास बुलाता है। वो तीनों भी उनके गले जाते हैं। तभी राघव चिल्लाते हुए कहता है, ओ गॉड, मैं तो उसके बारे में भूल गया। कहते हुए बिना किसकी बात सुने ही बाहर से चला जाता है। आदि ने उसे जाते हुए देखकर कहा, अंडस्को अब इस कार्टून को क्या हुआ? कोयल ने उसे सारी बातें बताई तो आदि ने हंसते हुए कहा, अंडस्को मतलब गजब है, लोग चीजें और यादें भूल जाते हैं, ये आदमी जिंदा लंकी भूल गया। हॉस्पिटल। राघव भागा भागा हुआ पूरे हॉस्पिटल में चेक करता है, पर उसे सहयोगिता कहीं नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है। वो सहयोगिता के बारे में सबसे पूछने लगा, पर किसी ने उसे ना ही देखा। तभी राघव के कंधे पर कोई टैप करता है। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो ये सहयोगिता थी। उसे देखकर राघव की सांस में सांस आती है। वो आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसे नाराज होकर कहता है, अंडस्को कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पता भी है मैं कितना डर गया था। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। करने के लिए साथ रहना जरूरी है, हम साथ रहेंगे या नहीं ये किससे पता? सहयोगिता ने कहा तो राघव उसे अलग होकर उसे देखने लगता है। सहयोगिता उसे देखकर कहती है, अंडस्को कल 1 घंटे का बोलकर आप आए नहीं और जिंदगी भर साथ रहने की बात कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ मुझे आयुषी दीदी मिल गई और मैं उनके साथ उनके घर चली गई, वरना मेरी रत यही कत्ती चांदनी रात में ठंड के बीच। राघव ने अपने कान को पकड़ते हुए कहा, अंडस्को आई एम सॉरी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, चलो घर चलते हैं। सहयोगिता भी ज्यादा नखरे ना करते हुए उसके साथ चली जाती है। अग्निहोत्री मेंशन। अर्नब और समर्थ घर आते हैं। आदि वही अयान के पास रुक जाता है। समर्थ ही दे से ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है। वह देखता है प्रिशा बाथटब में डूबी हुई है और उसमें का नल चल रहा है। चारों तरफ पानी भरा हुआ था और प्रिशा अपनी आंखें बंद करके बाथटब में पड़ी हुई थी। वह उसे इस तरह देखकर घबरा जाता है, जल्दी से बाथटब के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिशा बेसुध से बेहोश पड़ी हुई थी। समर्थ उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन प्रिशा नहीं उठती। समर्थ उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाता है और
उसे ले जाकर बेड पर लेट देता है और उसके कपड़े जल्दी से चेंज करके उसे ब्लैंकेट ओढ़ देता है। वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर को बात करने के बाद वह जल्दी से प्रिशा के पास आता है और उसके हाथ पैर को मलने लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि बहुत टाइम तक बाथटब में डूबे रहने के कारण उसके हाथ पर पूरी तरीके से ठंडे हो चुके थे। वह उसे उठाते हुए कहता है, अंडस्को प्रिशा वेकअप, प्लीज उठ जाओ, ये तुम क्या कर रही थी, ऐसे कौन करता है? आंसर मी, मैं पक्का अब तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा और ताने मरूंगा, प्लीज उठ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिशा, मैंने अपनी जान से भी प्यारी मोम को खो दिया है, उन्हें चाह कर भी नहीं बचा सका था, पर मैं तुम्हें खोना डिजर्व ना ही कर सकता, प्लीज वेक अप। ये कहते हुए समर्थ की आंखें भर आई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी मोम की तरह प्रिशा को भी खो देगा। इसलिए वो भागते हुए नीचे जाता है और भागते हुए नीचे की ओर जाता है। समर्थ नीचे आता है तो देखता है सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। आज तो कबीर और मोनी भी यहाँ आए हुए थे। सामर्थ को देखकर मोनी कहती है, अंडस्को, अरे आइए आइए जेठ जी, बे से जेठानी जी कहा है भाई, जब से आए हैं उनके दर्शन हुए ही नहीं है, कहीं आप उन्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते? कहते हुए वो उसे शरारत भरी नजरों से देखने लगी। अर्नब इरिटेट होकर कबीर से कहता है, अंडस्को, पूरी दुनिया में तुम्हें इसी के जैसी बड़बोली लड़की मिली थी शादी करने के लिए, तब दुनिया में और लड़कियों ने संन्यास ले लिया था क्या? उसकी बात सुनकर मोनी को भी अपना पुराना डायलॉग मारते हुए कहा, अंडस्को, पापा विधायक है हमारे और पति पुलिस, इसलिए हमसे उलझने की गलती न करना। अर्नब ने उसे देखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ मोनी को सुनाते हुए कहा, अंडस्को, और जो तुम्हारे विधायक और पुलिस को अपनी उंगलियों में नचा सकता है वो है अर्नब अग्निहोत्री। उसकी बात सुनकर मोनी अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी समर्थ दादी के पास आकर कहता है, अंडस्को, दादी, दादी प्रिशा। उसे परेशान देखकर दादी भी परेशान होते हुए कहती है, अंडस्को, समर्थ, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है और क्या हुआ प्रिशा को? समर्थ की बात सुनकर चाहत उसके पास भागती है। समर्थ उन्हें देखते हुए सब कुछ बता देता है अंडस्को। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। बाकी सब भागते हुए उसके कमरे में जाती है। चाहत जब ऊपर आए तो प्रिशा के ऐसे बहेश पड़े हुए देखकर उसके पास आकर उसे छूकर देखती है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसके हाथ पैरों को दोबारा मालिश करने लगी। सबको यूं परेशान देखकर मोनी ने कहा, अंडस्को, अरे बड़े भैया, आप सच इतने भले हों का? आपने टीवी सीरियल नहीं देखा का? इस वक्त में हीरो हीरोइन को होश में लाने के लिए चूमा चाटी करते हैं, जिसके बाद हीरोइन लोगों को होश आ जाता है। उसकी ऐसे बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। कबीर उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, अंडस्को, दादी प्लीज माइंड मत करना, ये बुलबुली कुछ ज्यादा बेशर्म है, इसके मुंह में जो आता है ये बक देती है। बे से देखा जाए तो मोनी बिल्कुल सही कह रही है। सब लोग देखते हैं तो ये चाहत थी। सबकी निगाहें खुद पर महसूस करते हुए चाहत ने कहा, अंडस्को, मेरे कहने का ये मतलब है कि भले ही उसका कहने का तरीका गलत था पर क्या बिल्कुल सही रही है। आप लोग खुद ही सोचिए, जब तक डॉक्टर नहीं आए तब तक हम CPR कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्थ भैया, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। सामर्थ परेशान था पर उसे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि यहाँ सब थे, दादा दादी भी। दादी जी इस बात को समझते थे, इसलिए वो और दादी वहाँ से चले गए। समर्थ ने आगे बढ़कर प्रिशा के होठों पर अपने होंठ रख लिया और उसे किस करने लगा। करीब 5 मिनट के बाद वो प्रिशा से अलग हुआ, लेकिन प्रिशा को अभी भी होश नहीं आया था। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। सामर्थ जल्दी से बेड से उतरते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज चेक द माय वाइफ। डॉक्टर उसे काम डाउन, आप शांत रहिए, और प्रिशा को चेक करता है। डॉक्टर समर्थ को देखता है और कहता है, क्या इन्हें वाटर वर्टिगो है? समर्थ उसे कहता है, मुझे नहीं पता। तभी चाहत कहती है, अंडस्को, जी डॉक्टर, उसे वाटर वर्टिगो है। चाहत ने अभी ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वो लॉक कमरे आए उससे पहले ही प्रिशा के कपड़े सामर्थ बदल चुका थी, जिस वजह से चाहत को पता नहीं था। उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट होने की वजह से बेहोश है। आप इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? इन्हीं ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रहने के कारण हेडेक हो गया है, इसीलिए होश में नहीं आ रही है। ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और आप यह मेडिसिन इन्हें टाइम पर खिला दीजिएगा। ये कहकर उसे प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट दे देता है। अर्नब जल्दी से आयु को बुलाता है और उसे मेडिकल मेडिसिन लेने भेज देता है। डॉक्टर फिर कहते हैं, मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? समर्थ एक नज़र प्रिशा को देखता है और डॉक्टर के साथ चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं,
मिस्टर राजपूत, प्लीज आप अपनी वाइफ का हद से ज्यादा ध्यान रखें। उनकी प्रेगनेंसी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। बेबी काफी ज्यादा वीक है। वो तो आपका नसीब अच्छा था जो बच्चा बच गया, वरना मिसकैरेज भी हो सकता था। आपको इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर से गुजर रही हैं। आप उनके हस्बैंड हैं, आपको उन्हें इन सभी चीजों से बाहर निकालना होगा। डॉक्टर हिम्मत करके कहता है। आप उनके हस्बैंड हैं, आप अपनी बातों से, आपने प्यार से ऊंचे कंफर्ट महसूस करवाए। इसी तरह वो इन सारी चीजों से बाहर आ पाएगी। आयु मेडिसिन लेकर आता है और अर्नब को देते हुए कहता है, अंडस को भाई भाभी की मेडिसिन। अर्नब इसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, अंडस को मेरे सर पर रख ले। यार उसकी बीबी की है ना, तो उसके हाथों में थामा, मुझे क्यों थामा रहा है। उसकी बात सुनकर आयु का मुंह बन जाता है। वही समर्थ को यूं दरवाजे पर खड़े प्रशा को देखता पाकर चाहत सबको खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। सबके जाने के बाद समर्थ प्रशा के पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। तभी प्रशा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह समर्थ को अपने इतने करीब देखकर एक झटके से उठकर बैठ जाती है और उसे देखकर कहती है, अंडस को मैं यहाँ कैसे, मैं तो बाथरूम में थी। अचानक धुआं सा कहते हुए उसकी नज़र समर्थ पर पड़ी जो उसे देख रहा था। समर्थ उसे देखकर प्यार से कहता है, मेरे पास आओ। प्रशा नहीं, मैं अपना सिर हिला देती है और कहती है, बो मैं। समर्थ कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगा, आओ मेरे पास। प्रशा धीरे से उसके पास जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। समर्थ उसके सिर को प्यार से सहलाता है और कहता है, अंडस को क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। प्रशा रोते हुए कहती है, अंडस को मेरा बच्चा, कहीं मैंने भी चाहत की तरह। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। समर्थ ने उसकी बात बीच में काटते हुए उसके माथे को चूम कर कहा। समर्थ ने, तुम्हें वाटर वर्टिगो है ना, तो तुम पानी में इतना देर तक क्यों डूबी। प्रशा ने उसके सीने से लगकर, जहां अंडस को मैं डूबी नहीं थी, मैं तो अपनी साड़ी पर लगे स्टेन को मिटाने बाथरूम में आई थी कि अचानक से बाहर एक धुआं सा फैल गया और मैं बेहोश होकर बाथटब में गिर पड़ी। प्रशा ने सिसकते हुए कहती है, चाहत ने अपना बच्चा ऐसे ही हद से मैं खो दिया मैंने। अगर मैंने भी उसे खो दिया होता तो उतना कहते हुए वह फिर रोने लगती है। समर्थ ने उसे समझते हुए कहा, अंडस को कोई बात नहीं, आराम करो। ये कहकर उसे वापस बेड पर लेटा रहता है। काया उसे देखती है और धीरे से सिसकते हुए कहती है, सॉरी। समर्थ उसके सिर पर हाथ फिराता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वह चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में खाना लेकर आता है और प्रशा को आराम से बैठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। प्रशा कुछ नहीं कहती और फिर से खाने लगती है। सामर्थ उसे खाना खिलाता है, फिर मेडिसिन देकर उसे सुला देता है। सामर्थ खुद नीचे गार्डन में आ जाता है, सिगरेट का पैकेट लेकर बालकनी में चला जाता है और खुद सिगरेट के कश लेते हुए अर्नब उसे कहता है, जो उसे पहले यहाँ मौजूद था, अंडस को पहले आयान और अब प्रशा, कोई हमारी पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा। अर्नब उसे कहता है, अंडस को डोंट वरी, सीसीटीवी फुटेज निकली है, सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा। वो कह रहा होता है कि उसे जैक्सन नाम के किसी आदमी का कल आता है, उसे कॉल कर रहा था। वह जल्दी से कॉल उठाता है तो उधर से कुछ कहा जाता है जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ बदल जाते हैं। वह डेविल स्माइल के साथ कहता है, पता लगाओ ये सब किसने किया और उसे पनाह किसने दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और कॉल कट कर देता है। समर्थ ने उसे देखकर कहा, अंडस को क्या हुआ। अर्नब ने उसे देखकर उसी स्माइल के साथ कहा, अंडस को कल से शुरू होने जा रहा है स्वयं कपूर की बर्बादी। समर्थ उसकी बात सुनकर कहता है, अंडस को मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अर्नब ने बहे से जाते हुए कहा, अंडस को कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। समर्थ को उसकी बात समझ नहीं आती, वो भी उसके पीछे चला जाता है। अर्नब अपने कमरे में आकार दिखता है तो चाहत सो चुकी थी भी उसके पास आकर उसके होठों पर छोटी सी किस करते हुए उसे बाहों में भरते हुए सो जाता है। अगली सुबह पूरे दिल्ली में एक ही खबर ने तहलका मचाया हुआ था। कपूर हाउस से स्वयं कपूर को खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ये खबर सारे न्यूज चैनल पर हेडलाइन पर थी। स्वयं कपूर भी कोई छोटा आदमी नहीं था, ऊपर से उस पर उतने लोगों की मौत का इल्जाम लगाया गया था, जिस वजह से इस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए स्वयं को घसीटकर उसके घर से पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। अर्नब अपने चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान लिए उस क्लिप को देखे जा रहा था। वही समर्थ की नज़र उस न्यूज पर पड़ती है तो उसे अब अर्नब का सारा पालन समझ आ रहा था। समर्थ उसके पास आकर कहता है, अंडस को तो ये था तेरा मास्टर प्लान।
अर्नब ने उसे देखकर कहा, अंडस्को, ये तो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है, जहां इसे उसके सारे गुनाहों की सजा भुगतनी होगी, वो भी सुध और समेत के साथ। उसे के द्वारा तड़पाए हर इंसान के आंसू का हिसाब मैं अपने स्टाइल में लूंगा। जब 185 अर्नब ने किया चाहत को बड़ी तरह एम्बेरेश और स्वयं को जेल भेजने में सयांग ने की मदद और नजदीकियां दिल। स्वयं कपूर भी कोई छोटा आदमी नहीं था, ऊपर से उस पर उतने लोगों की मौत का इल्जाम लगाया गया था, जिस वजह से इस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए स्वयं को घसीटकर उसके घर से पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। अर्नब अपने चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान लिए उस क्लिप को देखे जा रहा था। वही समर्थ की नज़र उस न्यूज पर पड़ती है तो उसे अब अर्नब का सारा पालन समझ आ रहा था। समर्थ उसके पास आकर कहता है, अंडस्को, तो ये था तेरा मास्टर प्लान। अर्नब ने उसे देखकर कहा, अंडस्को, ये तो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है, जहां इसे उसके सारे गुनाहों की सजा भुगतनी होगी, वो भी सुध और समेत के साथ। उसे के द्वारा तड़पाए हर इंसान के आंसू का हिसाब मैं अपने स्टाइल में लूंगा। दोनों ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे में चले जाते हैं। समर्थ को कमरे में आते हुए अचानक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो ये प्रिशा थी जो डांस कर रही थी। उसे इतनी खुशी से डांस करते हुए देखकर समर्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो वही दरवाजे के पास खड़ा प्रिशा को खुशी से डांस करते हुए देख रहा था। घबराए हम वो प्रेग्नेंट है, बट फिर भी वो अपनी खुशी के लिए थोड़ा बहुत डांस कर रही थी। जहाँ संग प्ले हो रहा था, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथी की होया ए कसूर रे, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, दिल तो होया मजबूर, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, छू लिया तूने लब से आँखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, मैं वारी जावा, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वह, रौन की सारी तुमसे ही, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। डांस करते हुए अचानक प्रिशा का पैर बैग के कोने पर लगा। इससे पहले कि वो पेट के बल गिरती, समर्थ ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। प्रिशा ने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें सामर्थ की गहरी आंखें में जा मिली। इन दुरियों ने नजदीकी उसे सौदा कोई कर लिया हो, छुप के निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथी की होया वे कसूर रे, 100 तारों से भर के ये दामन, ले चल मुझे कहीं दूर, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया रे पिया। कोई कमी सी थी जीने में, जाना ये हमने कहा, ऐसे मिले हो जैसे हम पे हो मेहरबा ये खुदा, हो मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथों की होया ए कसूर रे, रब दी मर्जी है अपना ये मिलन। समर्थ और प्रिशा एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। कुछ पल बाद जब दोनों को इस बात का एहसास हुआ तो दोनों ही एक दूसरे से अलग खड़े हो जाते हैं। बरसा है हम पे उसका नूर, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया भर्स, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। समर्थ ने गाना बंद करते हुए प्रिशा को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या तुम भूल गई कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर अभी गिर जाती तो क्या होता, तुम्हें डांस करने की क्या जरूरत थी? प्रिशा ने उसे खुशी से अचानक से जोर से गले से लगाकर कहा, अंडस्को, तुमने देखा ना न्यूज, जो स्वयं कपूर को जेल हो गई है और ये ऐसा है कि उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यही बात मैं अपने बेबी के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। आज प्रिशा को खुद गले लगाते हुए देखकर समर्थ पहले थोड़ा हैरान था, पर प्रिया की बातों में उसकी खुशी को महसूस करते हुए समर्थ भी उसे हक करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना अपना और बेबी का भी। प्रिशा ने फिर बे से ही उसके गले लगे ही कहा, अंडस्को, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। आज उस स्वयं कपूर की हालत देखकर मेरे प्रेम की आत्मा को शांति मिली होगी, इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। समर्थ जो अब तक प्रिशा की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था, वो प्रिशा के मुंह से प्रेम का नाम सुनकर उसकी पकड़ प्रिशा से छूट जाती है। ऐसा नहीं था कि समर्थ ने पहली बार प्रिशा के मुंह से प्रेम का नाम सुना हो, वो जो लड़की थी अंडस्को प्रेम की दीवानी थी, पर आज जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो उसकी वाइफ है सैयद। यही वजह थी कि समर्थ को प्रिशा के मुंह से प्रेम का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो प्रिशा को खुद से अलग करते हुए अपने क्लोजेट की तरफ चला जाता है और अपने कपड़े पहनकर निकलते हुए कहता है, अंडस्को, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कल कर देना, मैं आ जाऊंगा। कहते हुए बाहर से चली जाती है। प्रिशा उसे एक नज़र देखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। अर्नब का कमरा। अर्नब के होंठ अब भी चाहत की मुलायम सी होंठों के साथ खिल रहा था। वह कभी अपनी टांग से उसके होंठों को लिक कर रहा था।
तो कभी उसे शक कर रहा था। वही चाहत भी अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी। अब वह भी अर्नब को किस करने लगी थी। अर्नब को जब ये एहसास होता है कि सिया उसे किस कर रही है, वह और पेशेंट तरीके से उसे किस करने लग जाता है। बहुत लंबी किस के बाद जाकर अर्नब चाहत की होंठों को छोड़ता है। वही अर्नब उसके छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अब अर्नब की नज़रें चाहत की सुंदर सी गर्दन पर जाती है। फिर वह धीरे से चाहत की गर्दन पर अपना होंठ रख देता है। इस एहसास से सिया एक बार फिर अर्नब में खोने लगती है। अर्नब उसके गर्दन को बहुत ही सॉफ्टली किस किए जा रहा था। फिर वह उसके गर्दन को छोड़ उसके गले को थोड़ा सा काट लेता है। अर्नब को और बहकाने के लिए वह फिर से चाहत की होंठों को डीपली किस करने लग जाता है और धीरे से उसकी हाथ चाहत के बदन पर को सहलाने लगे हैं। उसके ऐसा करते ही अर्नब की छुअन को महसूस करते हुए चाहत की पकड़ उसके कमर पर कस जाते हैं। अर्नब अब चाहत की होंठों को हल्के से बाइट कर उसे छोड़ देता है और नशीली आंखों से चाहत को देखने लगता है। वो उसकी उसे देखकर कहता है, अंडस्को, एक बात पूछूं। चाहत की लाल होंठ अब सूज गए थे और होंठों की रंगत और लाल हो गए थे और चाहत आंखें बंद किए ही जोर जोर से सांस ले रही थी। वो अपनी बेकाबू सांसों को काबू करते हुए कहती है, अंडस्को, पूछी। अर्नब आंखें में देखते हुए कहता है, अंडस्को, आज तुम्हारे उस कॉल्ड बाप को जेल हो गई और तुम यहाँ मेरे साथ इस हालत में। अर्नब ने जानबूझकर ये सवाल किया था क्योंकि वो चाहता था कि चाहत उसे सच बताए। वो उसे बताए कि वो स्वयं कपूर की बेटी नहीं है और अपने असली पिता की पहचान दे। चाहत ने उसकी बात सुनकर उठते हुए कहा, अंडस्को, वो आप ही थे जो मुझे यहाँ लेकर आए थे। मैंने आपसे नहीं कहा था। और जहाँ तक रही पापा की जेल जाने की बात, तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा भी। चाहत की बात सुनकर अर्नब को अब धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि चाहत जरूर उसे कुछ छुपा रही है। अर्नब बातों को ज्यादा ना खींचते हुए चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और खुद उसके ऊपर आते हुए फिर से उसे किस करने के लिए अपना चेहरा चाहत की गर्दन की तरफ ले जाते हुए कहता है, अंडस्को, और मैं ससुर के लिए अपना रोमांस क्यों खराब करो। वैसे भी इस घर में सबको तुम चाहिए, कोई मेरे बारे में भी नहीं सोचता है कि मुझे भी अपनी बेबी डॉल चाहिए। अर्नब ने सबकी शिकायत करते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तो चाहत ने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा, ताकि आप उसे बहुत ज्यादा परेशान कर सके, क्यों सच कहा ना। अर्नब ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, अंडस्को, लड़की उसे बेहेश से कोई नहीं जीत सकता। तो मैं कौन सा दूसरे ग्रह से आया हूँ जो तुमसे जीत जाऊंगा। इसलिए मैं अपना रोमांस कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि झगड़ा तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। कहते हुए वो दोबारा उसे किस करने लगा। तभी कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। नॉक की आवाज आते ही अर्नब की जिस आंखों पर प्यार नजर आ रहा था, उन्हीं आंखों पर अब गुस्सा उतर आया। चाहत ने जब नॉक की आवाज सुनी तो वह जल्दी से आंखें खोल लेती है और आंखें खोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, क्योंकि उसके कहने पर भी अर्नब उसे छोड़ने वाला नहीं था। पर अचानक किसी के आने से चाहत बच गई थी। वो मन ही मन उसका दिल उस ईशान को चीख चीख कर थैंक्स बोल रहा था, पर सामने अर्नब का गुस्से वाला चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर उसकी मुस्कान चली भी जाती है। चाहत को मुस्कुराता देखकर अर्नब गुस्से में उसे देखा। चाहत उसे कुछ कहती कि फिर से नॉक की आवाज आती है। देसे आज ही दरवाजा तोड़ ही देगा। अर्नब गुस्से से उठकर अपनी शर्ट पहनते हुए दरवाजा खोलता है और सामने खड़े ईशान को घूरने लगा। अर्नब के सामने प्रिशा खड़ी हुई थी। अर्नब को यूं खुद को घूरता पाकर प्रिशा उसे देखकर कहती है, अंडस्को, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे हमें पहले कभी नहीं देखा। अर्नब ने उसे देखकर दांत पीसते हुए कहता है, अंडस्को, काश पहले कभी देखा ना होता तो अब तक तुम्हें गोली से उड़ा चुका होता। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे रूम में किसका आना मना है, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, अंडस्को, मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई हूँ, हटो सामने से, प्रिशा ने चिल्लाकर कहा। अर्नब उसे कहाँ छोड़ने वाला था, उसने भी उसे घूर कर जवाब दिया, अंडस्को, तुम अभी इसी वक्त मेरी बीबी से ना ही सकती। प्रिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को, अरे तुम कितना बोलते हो और क्यों नहीं मिल सकती, मैं अपने बेस्टी से जरूर मिलूंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने के लिए, द्वारपाल कहीं के। उसकी बात अर्नब को भी एक खुराफात सूझती है। वो जल्दी से उसे कहता है, अंडस्को, मिलना है ना तो यहाँ खड़े होकर मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रही हो, जाओ मिल लो। प्रिशा एक अननिंग स्माइल के साथ रूम के अंदर आ जाती है। वही प्रिशा की नज़र जब रूम में पड़ती है तो उसे समझने में देर नहीं लगती यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था। चाहत जो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जा रही होती है, उसे देखकर वो एकदम अपनी जगह पर ही फ्रिज हो जाती है। वो अर्नब को देखती है तो अर्नब डेविल स्माइल के साथ उसे आंखों के इशारे से कहता है, अंडस्को, बड़ा भगवान को और उस ईशान को थैंक यू कह रही थी ना।
तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ भी वही किया जाए, और लो हमारा काम तो बन गया। अर्नव ने प्रिशा को देखकर कहा, अंडस्को अब पता चल गया ना कि क्या हो रहा था, तो अब क्या पूरा दिन यही रहोगी, निकलो यहाँ से। चाहत को प्रिशा के सामने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। वो अपना सर नीचे झुकाकर प्रिशा से कहती है, अंडस्को प्रिशा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चाहत की आवाज़ सुनकर प्रिशा होश में आती है और पलक झपकते ही वहाँ से निकल जाती है। चाहत ने प्रिशा के जाने के बाद अर्नब पर एक के बाद एक पिलो मरते हुए कहता, अंडस्को आप कितने बुरे हैं। आपने रोका था पना प्रिशा को, फिर क्यों उसे आने दिया आपने। अर्नब उसे यूं बच्चों जैसा सेकाया करने लगा।